हमारे साथ बात करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो इस समय बंगाल दौरे पर हैं। मैडम, आप जहाँ जा रही हैं बंगाली में फर्राटेदार आप बोल रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो आप लोगों को बाहर ही मानती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं हिंदुस्तानियों के खिलाफ। ममता बनर्जी बंगाल की उन्नति और विकास के खिलाफ थी, ये तो हम सब जानते थे, लेकिन हिंदुस्तानियों के खिलाफ है ये इस चुनाव में हम जान पाए हैं। और मात्र हिंदुस्तानियों पर कटाक्ष नहीं किया है, देश के चुनाव आयोग पर कटाक्ष किया है, देश की पैरामिलिट्री फोर्स को धमकाने का उन्होंने दुस्साहस किया है। लेकिन नीरज जी, मेरा ये मानना है कि पूर्णतः न्याय जनता ही उनके साथ करने वाली है। और इसलिए आज अगर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने भी कई फेजेस इलेक्शन के इसमें कवर किए हैं, आपको निश्चित रूप से अब इस बात का आभास हो गया है कि तृणमूल ये चुनाव हार रही है। बीजेपी की ही सरकार बंगाल में स्थापित होगी, अपने आप में एक ये राजनीतिक इतिहास रहेगा। आज जब वो नॉर्थ बंगाल में का दौरा कर रही थी और सीताकुड़ी में एक सभा कर रही थी, तो उन्होंने जो 4 लोग सीएपीएफ की गोली से मारे गए उनको शहीद का दर्जा दिया। और आरोप है कि जो आनंद आपके जो कार्यकर्ता थे आनंद, उनके परिवार को जबरन बुलाया गया मिलने के लिए। परिवार का वक्तव्य मुझे किसी पत्रकार ने बताया और इसकी आपको पुष्टि करनी चाहिए, ये रहा कि उनको जबरन धमका के बुलाया गया। ममता बनर्जी और कितनी क्रूर हो सकती हैं, एक बच्चे की हत्या करवाना और बच्चे की मौत होने के बाद उसी परिवार को प्रताड़ित करके अपने गुंडों के साथ परिवार को बुलवाना ताकि मीडिया के सामने ममतामयी एक रूप अपना दिखा सके। इतनी क्रूरता के लिए जनता ही उनके साथ न्याय करेगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये पहला वाकया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 130 कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी ने मौत के घाट उतारा है। वो एक एक परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। निश्चित रूप से जनता भी अब उनके समर्थन में, और जनता ही न्याय करके पूर्णतः टीएमसी को इस चुनाव से साफ कर देगी। इसी सभा में उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर कहा कि असली चौकीदार मैं हूं, वो चोरों के चौकीदार हैं। इसको आप किस रूप में लेती हैं? देखिए, इस प्रकार के बचकाने वाक्य जो है ना, वो एक बौखलाहट को दर्शाते हैं। और बौखलाहट इस बात की कि वो जानती हैं कि इस वक्त जिस सपने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बुना था, वो सपना टूट चुका है। सिर्फ उनकी बात क्यों करते हैं, उन्हीं के पार्टी के या उन्हीं के टीम के एक मेंबरान ने दिल्ली के पत्रकारों से बात करते करते इस बात का उल्लेख तो किया ना कि ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन है, कि मोदी बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर उपलब्ध हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। अब घड़ी का भेदी तो लंका ढा रहा है, बोल रहा है सबको, तो अब समय आ गया है कि ममता जी को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आप दिल्ली से आए हैं और आप लोगों पर सीधा आरोप लगा रही हैं ममता बनर्जी कि आप लोग बाहर से आके, दिल्ली से आकर पश्चिम बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा उन्होंने वाक्य दिया, ऐसा नहीं है। पहले भी कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया था उन ट्रेनों को जिससे बंगाल में रहने वाले लोग बंगाल लौट रहे थे पैंडेमिक के वक्त। और आज भी इस प्रकार का वक्तव्य देना, हम बार बार हर मंच से कह रहे हैं कि आप बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताइए, लेकिन अपने रिपोर्ट कार्ड पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। अब तक के उनके जितने भाषण हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं बताई। आपको याद होगा नीरज जी, 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद ममता बनर्जी का ही एक वक्तव्य बाहर आया था, जब उन्होंने तृणमूल के नेताओं से कहा, जितना कट मनी लिया है आपने जनता से, सबका सब लौटा दीजिए। आज मैं अशोकनगर में एक चुनावी सभा में थी, वहां पर जनता ने बोला कि तृणमूल का वहां का जो प्रत्याशी है उसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा है कि भाई कुछ समय के लिए अपनी स्मगलिंग बंद कर दो। तो ये तो हालात है तृणमूल के। राहुल गांधी आज से बंगाल चुनाव में उन्होंने की एंट्री हो गई है, उन्होंने सभाएं की और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंसान को इंसान से लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपसे थाली बजवाएंगे, आपसे कहेंगे कि अब थाली बजाओ, हमारे साथ आओ, लेकिन बाद में कह देंगे आप जाओ अपने आप मरो, हम कुछ नहीं जानते। देखिए, शायद श्री गांधी को इस बात का एहसास नहीं है कि 80 करोड़ गरीब जनता के पास 8 महीने मुफ्त का राशन नरेंद्र मोदी सरकार ने भिजवाया। शायद उनके पास ये जानकारी नहीं है कि 22 करोड़ महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। और ये निश्चित है कि उनके पास ये जानकारी ना हो, क्योंकि जो देश के साथ साथ विश्व का भ्रमण करते हैं उनके पास समय थोड़ा कम रहता है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि सोया हुआ युवराज उनका अचानक ही बंगाल के चुनाव में जागा, इतने फेजेस के वोटिंग होने के बाद। ये 2 चीज़ें दर्शाता है नीरज जी, कि जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विपदा आती है, चुनौती भरा कोई चुनाव वो लड़ते हैं, तो राहुल गांधी उनके लिए उपलब्ध नहीं होते।
इट इज़ अ वेरी टेलिंग साइन अबाउट सच ए लीडरशिप। मैं एक कार्यकर्ता के नाते इस बात का गौरव भी कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस भी बता सकती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलातें क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, मेरा पार्टी का नेतृत्व कभी टस से मस नहीं होता, कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और भाजपा के कार्यकर्ता के लिए यही बहुत बड़े गौरव की बात है। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस बात का गौरव नहीं कर सकता। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व, जो गांधी खानदान अपने वर्कर का नहीं हुआ, जनता का क्या होगा? उन्होंने एक और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को आप लोग रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो, मुझे नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरे पास एक पाई का भी। जिस खानदान ने देश में रिमोट कंट्रोल की सरकार चलाई हो, उनको गुड और बैड गवर्नेंस का फर्क ही नहीं पता। जिस खानदान में जिस चिराग की आप बात कर रहे हैं, उसने अपनी माताजी को रिमोट कंट्रोल से लोगों को चलाते हुए देखा हो, उनको शायद इस बात का गुमान है या फिर उनको इस बात की खुशफहमी है कि देश की पूरी राजनीति ऐसे ही चलती है। रिमोट कंट्रोल की राजनीति को त्याग करके ही तो देश ने नरेंद्र मोदी की सरकार को चुन के दिया था। लेकिन आज जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। वामपंथ के साथ बंगाल में वो इतनी मित्रता दिखा रहे हैं, केरल में तो वामपंथ के खिलाफ खड़े थे। तो राहुल गांधी का सच क्या है? वो वामपंथ के साथ हैं या वामपंथ के खिलाफ हैं? या फिर प्रदेश बदला तो उनकी राजनीति और उनके तौर तरीके बदल जाते हैं? स्मृति जी, एक अंतिम सवाल, चूंकि कल भी आपने कई कार्यक्रम किए, आज भी आपके कई कार्यक्रम हैं, आपको क्या लगता है इन सभी कार्यक्रमों को देखने के बाद क्या 2 मई को कमल खिलेगा? निश्चित रूप से नीरज जी, और सिर्फ मेरे कार्यक्रम की वजह से नहीं खिलेगा। इतने वर्षों का हमारे कार्यकर्ताओं का ज़मीन पे संघर्ष है। जो 130 लोगों की मौत की मैं बात कर रही हूँ, आप सोच सकते हैं कि एक परिवार का अपने किसी निजी व्यक्ति का खोए जाना मात्र इसलिए क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता है। आपने देखा इस चुनाव में एक 80 साल की महिला, वृद्ध महिला को पीट के उसको मौत के घाट उतार दिया तृणमूल के गुंडों ने। क्यों? क्योंकि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान है, उनका संघर्ष है, नेतृत्व का मार्गदर्शन है, जिसकी वजह से कमल का फूल निश्चित रूप से बंगाल में खिल रहा है। जैसे कि बांग्ला में बोलते हैं, टीएमसी जाच्छे और बीजेपी आसछे। और आज जब आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारा बंगाली जो समुदाय है उसमें नया साल हम मनाते हैं। तो आपने शुभ वर्ष शुभेच्छा जनाते चाहे। धन्यवाद से बात करने के लिए। स्मृति ईरानी जी थी, साफ तौर पर कह रही हैं कि 2 मई को बंगाल में एक बार फिर से कमल खिलने जा रहा है। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।